जेरूसलम शहर जो अपने पहले दिन से ही जंगों का शहर रहा है और 2 बार खत्म भी किया जा चुका है, वो अब यहूदियों के लिए ख्वाब बन चुका था और अब वो ईसाइयों के कंट्रोल में था। लेकिन इस गेम में अब मुस्लिमों की एंट्री हो चुकी थी। आखिर मुस्लिमों के आने से शहर में क्या बदलाव हुए और कौन इस शहर का मालिक बना? दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑफ जेरूसलम के दूसरे पार्ट में और हमारे चैनल थ्योर्स की सीरीज थ्यो हिस्ट्री में आज हम यही सब बताने जा रहे हैं। लास्ट प्रॉफिट के बाद उनके दोस्त और मुस्लिमों के दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब ने जेरूसलम शहर को क्लेम करने के लिए एक फौज भेजी, लेकिन शहर के रूलर्स ने एक समझौते के तहत बिना किसी जंग के ये शहर मुस्लिमों को दे दिया। समझौते की शर्तों में सभी धर्मों को बराबर छूट मिलने से लेकर यहूदियों को यहाँ आने की परमिशन न देने की शर्तें शामिल थी। लेकिन खलीफा उमर बिन खत्ताब ने यहूदियों को जेरूसलम आकर यौम किपुर के दिन प्रेयर करने की परमिशन दे दी, लेकिन अब भी वो यहाँ बस नहीं सकते थे। उमर के बाद दूसरी मुस्लिम खिलाफत उमैयद या उमविया के खलीफा अब्दुल मालिक ने यहाँ गुम्बद उस-सखरा या डोम ऑफ द रॉक बनवाया और ये वही गुम्बद है जिसे आप जेरूसलम की लगभग हर एक फोटो वीडियो में देखते हैं और इसी के अहाते में मस्जिदुल अक्सा भी है। एक के बाद एक ये शहर उमवियों से अब्बासियों के हाथ में होता हुआ 10वीं सदी में मिस्र की फातिमी सल्तनत के कंट्रोल में चला गया और फाइनली 1099 में पोप अर्बन II की कॉल पर शुरू हुई क्रूसेडर मुहिम के साथ शुरू हुई जंगों के बाद ये शहर ईसाइयों ने जीत लिया और यहाँ की अक्सर मुस्लिम आबादी को कत्ल कर दिया। और ये जगह जो कभी यहूदियों के लिए किंगडम ऑफ इसराइल या किंगडम ऑफ जूडा थी और मुस्लिमों के लिए फलस्तीन या बैतुल मुकद्दस थी, वो अब ईसाइयों के लिए क्रूसेडर स्टेट बन गई। लेकिन इसके महज 88 ईयर्स बाद मशहूर मुस्लिम सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर्स को हराकर क्रूसेडर स्टेट को खत्म कर दिया और जेरूसलम शहर को अपने कब्जे में ले लिया और अय्यूबी सल्तनत या अय्यूबिद डायनेस्टी की शुरुआत की। लेकिन इसके 42 साल बाद 1229 में अय्यूबी सुल्तान अल कामिल और क्रूसेडर्स के बीच में एक समझौता हुआ और ये शहर एक बार फिर एक छोटे से वक्त के लिए ईसाइयों के कंट्रोल में चला गया। लेकिन इस समझौते की शर्तों में से एक ये भी थी कि शहर की तमाम हिफाजती दीवारों को गिरा दिया जाएगा ताकि यहाँ कोई कब्जा करके न बैठ जाए और इस शहर को बिना किसी डिफेंस वॉल के ही छोड़ दिया गया। जल्द ही ये शहर एक बार फिर अय्यूबी सल्तनत के पास वापस आ गया और वहाँ से मिस्र की ममलूक सल्तनत के कब्जे में चला गया। और उसके बाद 1517 में तुर्की के ओटोमन या उस्मानी सुल्तान सेलिम फर्स्ट ने इस शहर को ममलूकों से जीत लिया और जल्दी ही खूनी जंग के बाद ममलूक सल्तनत को ही खत्म कर दिया। सेलिम के बाद उनके बेटे सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने इस शहर की दीवारों को फिर से बनवाने का ऑर्डर दिया ताकि शहर की हिफाजत बेहतर की जा सके। 2 सदियों तक ये शहर छोटी मोटी झड़पों और बगावतों से गुजरता रहा और 1799 में ये शहर फ्रेंच एम्पर नेपोलियन बोनापार्ट के कब्जे में जाते जाते बचा। इसके बाद अगले 117 साल तक ये शहर किसी भी मजबूत कंट्रोल में नहीं रहा और इजिप्शियन और ओटोमन के साथ ही लोकल अरबों के बीच में झूलता रहा। यहाँ कई दंगे और झड़पें भी हुई और ईसाइयों के ही कई अलग अलग ग्रुप भी यहाँ खूब लड़े, जिसके बाद ओटोमन खलीफा के आदेश पर यहाँ स्टेटस क्वो लागू हो गया, जिसकी डिटेल्स हम आपको पहले ही इमूवेबल लीडर वाले वीडियो में दिखा चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, यहाँ जानने वाली बात ये है कि यही वो दौर था जब कुछ यहूदी यहाँ आकर बसने लगे थे, लेकिन अभी वो खुले आप नहीं आ रहे थे और यही वो वक्त था जब दुनिया भर में जायरिस्ट मूवमेंट या साहोनी मुहिम जोर पकड़ रही थी, जिसमें यहूदी किसी भी कीमत पर एक होमलैंड या खुद के एक आजाद देश की मांग कर रहे थे। उन्होंने कमजोर और लगभग खत्म हो चुके ओटोमन एम्पायर या उस्मानी सल्तनत के खलीफा को बहुत बार फाइनेंशियल मदद ऑफर की और बदले में जेरूसलम शहर की मांग रखी, लेकिन खलीफा ने हर बार मना कर दिया और अब यहूदी ब्रिटिश एम्पायर के पास अपनी मांग लेकर गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहूदियों ने अंग्रेजों की भरपूर मदद की और जब ये शहर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1917 में ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया तो उन्होंने 1900 सालों में पहली बार यहूदियों को कानूनी तौर पर जेरूसलम या फलस्तीन में आकर जमीन खरीदकर परमानेंट तौर पर रहने की छूट दे दी। अब होता ये था कि यहूदी जो पूरी दुनिया और खासकर यूरोप में फैले हुए थे और अमीर थे, वो यहाँ आते और गरीब फलस्तीनी अरबों से उनकी जमीनें खरीद लेते और अरब उनकी प्लानिंग को समझ ही नहीं पाए। लेकिन यहूदियों ने यहाँ रहना भले ही शुरू कर दिया था, लेकिन अभी उनकी कोई अपनी गवर्नमेंट नहीं थी और ना ही उनका कोई अपना देश था। वो बस यहाँ आते और दुनिया भर के यहूदियों के लिए नारा लगाते कि ओ पीपल ऑफ नो लैंड कम टू अ लैंड विद नो पीपल, यानी ए बिना जमीन के लोगों आओ ऐसी जमीन पर जहाँ लोग नहीं हैं। और दुनिया भर से भगाए जाने वाले यहूदी यहाँ ये भूल गए कि हम यहाँ 19 सदियों 1900 ईयर से रहने वाले अरबों को नो पीपल बुला रहे हैं और उनका वजूद ही मानने से इनकार कर रहे हैं। ये मुहिम चलती रही
ही और 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और जर्मनी यहूदियों का काल बन गया, जहां लगभग 60 लाख यहूदी गैस चैम्बर्स में डालकर कत्ल कर दिए गए। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जीतने वाले देशों का ध्यान यहूदियों की तरफ गया और एक यहूदी देश जायनिश नेशन पर सीरियस डिस्कशन अब होने लगे, क्योंकि एक तो दुनिया को उनसे हमदर्दी थी और दूसरा ये कि उन्होंने जर्मनी के खिलाफ एलाइज की हर तरह से मदद की थी, और तीसरा और सबसे आखिरी ये कि अमेरिका को तेल से मालामाल अरब और मिडल ईस्ट में एक मजबूत अड्डा और एक एलाई नेशन चाहिए था। एलाइज नेशन ने पहले तो स्टेट ऑफ इसराइल के लिए पूरी दुनिया में जमीन तलाश की, जिसमें तस्मानिया और कोंगो भी शामिल थे, लेकिन यहूदियों और अमेरिका की जिद पर आखिरकार 1948 में फलस्तीन में स्टेट ऑफ इसराइल कायम कर लिया गया। हैरानी की बात ये देखिए दोस्तों कि यहूदी जो मुश्किल से 18% या 18% थे, उन्हें फलस्तीनी की 68% जमीनें और 80% फ्रेश वाटर सोर्सेज यानी पानी दे दिया गया, जबकि 82% अरबों को 32% जमीनें और 20% पानी ही दिया गया। यानी यहूदियों ने जितनी जमीनें पैसे देकर अरबों से खरीदी थी, उससे कई गुना उन्हें यूएन ने मुफ्त में ही दे दी थी, और साथ ही जेरूसलम शहर को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया और इंटरनेशनल टेरिटरी घोषित कर दिया। स्टेट ऑफ इसराइल के बनने के ठीक बाद उस पर कई अरब देशों ने मिलकर हमला कर दिया, लेकिन इजरायली यहूदियों ने अमेरिका और ब्रिटिश आर्म और इंटेलिजेंस सपोर्ट से यह हमला नाकाम बना दिया। इसके बाद 1967 में 6 डेज वॉर के नाम से एक मशहूर जंग हुई, जिसमें एक बार फिर अमेरिका के सेट किए हुए पत्तों की वजह से इन देशों को पीछे हटना पड़ा और जेरूसलम शहर समेत जॉर्डन का कुछ हिस्सा और मिस्र का साइनाई पेनिनसुला इसराइल के पास चला गया। लेकिन अरब देशों ने 1973 में ही इसका पलटवार किया और अमेरिका और यूरोप पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, यानी उन्होंने अमेरिका और यूरोप को तेल बेचने से मना कर दिया, जिससे पूरे अमेरिका और वेस्ट में हाहाकार मच गया और आखिर अमेरिका को इसराइल की आड़ में समझौते की टेबल पर आना पड़ा और उसे साइनाई पेनिनसुला के साथ साथ जॉर्डन के इलाके और जेरूसलम शहर से कंट्रोल छोड़ना पड़ा। लेकिन इसके बदले में इजिप्ट को इसराइल को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करना पड़ा, यानी अब उसे इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देनी पड़ी। ध्यान रहे कि अब तक अरब कंट्रीज इसराइल के वजूद को ही नहीं मानते थे। जब 1948 में स्टेट ऑफ इसराइल बना था तो ये तय हुआ था कि फलस्तीन और इसराइल दो सेपरेट और इंडिपेंडेंट नेशन होंगे और दोनों एक दूसरे की आजादी की इज्जत करेंगे। लेकिन इसराइल ने अपने पहले ही दिन से फलस्तीन को खत्म करके ग्रेटर इसराइल बनाने की कोशिश शुरू कर दी, जिनके नक्शे और मैप्स उनकी वेबसाइट पर आसानी से मिल जाते हैं। और इसी बीच में यहूदियों ने ये मशहूर करना शुरू कर दिया कि डोम ऑफ द रॉक ही वो जगह है जहाँ कभी फर्स्ट और सेकंड टेम्पल हुआ करते थे और थर्ड टेम्पल को बनाने के लिए इसे तोड़ा जाना जरूरी है, जबकि वो ये जानते थे कि सेकंड टेम्पल के तोड़े जाने के 7 सदियों बाद डोम ऑफ द रॉक को बनाया गया था और सेकंड टेम्पल की बाकी वेस्टर्न वॉल डोम से काफी दूरी पर है, जहाँ यहूदी आज भी प्रेयर्स करते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये मामला जल्दी ठंडा होने वाला तो नहीं था और इन दोनों स्टेट्स, जिनमें से इजराइल ही दरअसल एक देश है, फलस्तीन तो बस नामचारे की सरकार चलाता है, इन दोनों के बीच में झगड़ा और झड़प चलती रही और हजारों फलस्तीनी बेघर होते रहे और मारे जाते रहे। दोस्तों यहाँ ध्यान रहे कि इन झगड़ों में इजराइल की तरफ से मौतें ना होने के बराबर ही होती है, क्योंकि उनकी तरफ से मोर्चा उनकी फौज लेती है, जबकि फलस्तीन की तरफ से आम लोग ही सामना करते हैं। बहरहाल 1991 में इजराइल और फलस्तीन के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की गारंटी पर ओस्लो अकॉर्ड के नाम से एक और समझौता हुआ, जिसमें दोनों सरकारों ने एक दूसरे की सरहदों और 2 स्टेट सॉल्यूशंस की रिस्पेक्ट करने की बात कही। लेकिन इजरायली इस पर भी बड़ा टूटे और एक यहूदी नौजवान ने इजराइल के प्रेसिडेंट यिtzhak राबिन को गोली मार दी और मौत के घाट उतार दिया। साल 2000 के बाद हालात ये है कि इजराइल एक प्लानिंग के तहत धीरे धीरे पूरे फलस्तीन को ही खत्म करने पर काम कर रहा है और जब फलस्तीनी इसका कोई जवाब देते हैं तो इजराइल की फौज के साथ चल रहे फोटोग्राफर्स उनकी फोटो खींच लेते हैं और सोशल मीडिया और प्रेस में वायरल कर देते हैं और कहते हैं कि फलस्तीन के लोग टेररिस्ट हैं जो हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं, जबकि असल में इजरायली फलस्तीनियों पर हमला कर रहे होते हैं। उन्होंने कई बार फलस्तीन को कंप्लीट तौर पर खत्म करने की कोशिश भी की है और कई बार जेरूसलम शहर पर कब्जा करने की कोशिश भी की है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर में उन्हें बार बार पीछे हट जाना पड़ता है। लेकिन वो फलस्तीनी देहात और लोगों पर हमले करना और उन्हें बेघर करना बंद नहीं करते। बदले में फलस्तीनी अरब भी अपने लेवल पर जितना हो पाता है उतना सामना करते हैं, कभी पत्थर से तो कभी बंदूक से और कभी रॉकेट से। आपका इस पर क्या कहना है? क्या फलस्तीन के लोगों को अपना हजारों साल पुराना घर और अपनी जमीन और अपने देहात छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए, या यहूदी जो खुद हजारों साल तक बिना घर के भटकने के दर्द से वाकिफ हैं उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।